दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट की परीक्षा 11 दिसंबर को है। आज 8 दिसंबर हो चुका है और 10 इकाई का पूरा रिवीजन कराया जा चुका, पूरा विस्तृत वीडियो लेक्चर लोगों को दिया जा चुका, एक एक तथ्य करा दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सर एक बार बोलियों पर आधारित रिवीजन करा दीजिए, बोलियों के बारे में थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 25 सितंबर को शुरू हुआ था पूरा बैच, तो लगभग 2.5 महीने का समय हो रहा है। तो इसलिए बोलियों पर आधारित रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि इकाई 1 प्रारंभ में ही 25 सितंबर से ही शुरू किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। बोलियों पर आधारित महत्वपूर्ण कक्षा है। अगर आप पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखें। यह आपके लिए एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, यूपीएचएससी सबके लिए काम करेगा। वैसे आज एमपीपीएससी में इकाई 9 प्रारंभ हुआ है। इकाई 9 में आप देखेंगे श्री कृष्ण सरल हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो इन सब लोगों पर आधारित पीडीएफ दिया गया। अभी दोपहर में लेक्चर दिया जाएगा, रात में 8:30 बजे लाइव प्रश्न कराया जाएगा। तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपको दिख रहा होगा कि द्रविड़ परिवार के तहत तमिल की छोटी बहन किसे कहा जाता है। अब आप इस पर विचार कीजिए, सोचिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर अभी अंत में इसका उत्तर आपको बताते हैं कि द्रविड़ परिवार के तहत तमिल की छोटी बहन किसे कहा जाता है, या पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा है। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा है। मराठी की जननी किसने कहा है। तो अभी इन 2 तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे। द्रविड़ परिवार के तहत तमिल की छोटी बहन किसे कहा जाता है और पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा है, या उत्तरी कौशल की बोली कौन सी है। तो अभी सभी पर हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां। देखिए, जब बोलियों की बात आती है, हिंदी भाषा की बोलियों की बात आती है, तो इससे पहले जो आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा, उसी के तहत हम लोग बोलियों की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के तहत ही बोलियों की बात की जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के तहत इनका बात किया जाता है। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जब बात आती है तो वैसे भारतीय आर्य भाषाओं को अलग अलग विद्वानों ने विभाजित किया है। जैसे अगर हम हार्नले की बात करें, तो हार्नले ने जो विभाजित किया है वो 4 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने कहा पूर्वी गौंडियन, पश्चिमी गौंडियन, उत्तरी गौंडियन और दक्षिणी गौंडियन। तो इस तरीके से हार्नले ने विभाजित किया है। ऐसे जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो ग्रियर्सन ने भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया है। उपभाग की अगर बात करें तो 6 उपभाग में विभाजित किया है। जैसे बाहरी शाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय, पूर्वी समुदाय, मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय, भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय, पहाड़ी समुदाय। तो इस तरीके से उन्होंने विभाजित किया है। वहीं सुनीत कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण के आधार बनाकर ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया 3 भागों में, उसी के आधार पर उन्होंने उसकी आलोचना की और कहा कि उदीच, प्रतीच, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात, तो 5 भागों में विभाजित किया। सुनीत कुमार चटर्जी ने भी 5 भागों में, धीरेन्द्र वर्मा ने भी 5 भागों में विभाजित किया। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पर जो विभाजन किया गया है उसी आधार पर हम देखते हैं, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी की जब बात होती है
तो इस पर सौरसैनी का प्रभाव लक्षित होता है। यट्टा वर्ग बहुला भाषा है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो बहुवचन शब्द होते हैं उसके अंत में अ शब्द का प्रयोग होता है। इसका नामकरण ग्रियर्सन ने किया। राजस्थानी हिंदी का नामकरण जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इसके तहत हम देखेंगे कि ग्रियर्सन ने इसकी बोलियों को इस प्रकार विभाजित किया है। जैसे पश्चिमी हिंदी में उन्होंने माना मारवाड़ी होगा, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में माना मेवाती होगा, मध्य पूर्वी राजस्थानी में माना जयपुरी होगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के मालवी माना और दक्षिण राजस्थानी में निमाड़ी को माना। एक एक की अगर हम लोग बात करें तो जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी का क्षेत्र क्या है? तो मारवाड़ी जोधपुर है, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, ये सब जितने हैं वहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। यानी राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी सबसे प्रमुख है। और इसके तहत मेवाड़ी है, सिरोही है, बांगड़ी है, थली है, शेखावटी है, तो ये सब इसकी उपबोलियां हैं। और जो पुरानी मारवाड़ी है उस पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा गया है। अब वैसे यहाँ पर हम लोग डिंगल और पिंगल में ना उलझे तो ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीरा के पद आप देखेंगे, मीरा के पद कहीं कहीं ब्रज भाषा में है और कहीं कहीं मारवाड़ी में है। क्योंकि डिंगल पिंगल में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग फिर ये कहेंगे सर नहीं, डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, है ना। डिंगल और पिंगल की जब बात आती है, देखिए डिंगल वो होता है कि पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल है। इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा रचित है। वहीं पिंगल पूर्वी राजस्थानी साहित्य का रूप है। इसका अधिकांश साहित्य भाट कवियों द्वारा रचित है। तो साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग देखें तो बांकीदास ने कुकवि बतीसी में किया है। वैसे डिंगल जो शब्द है पुरुषोत्तम दास के अनुसार डिम और गल से मिलकर बना है डिंगल, यानी वीर रस की ध्वनि वाली भाषा है। हर प्रसाद शास्त्री करें कि डगर, डगर मतलब रास्ता, कहते हैं डगर से डिंगल शब्द की उत्पत्ति है। डगर कहाँ की डगर? तो जंगल देश का जो पतला रास्ता होता है उसे कहा गया डगर। तो कहा जाता है, हर प्रसाद शास्त्री ने कहा कि जंगल की भाषा है। गणपति चंद्र गुप्त ने राजस्थान के किसी क्षेत्र विशेष का नाम बताया कि वहाँ डिंगल था और उससे इसकी उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग बताया है। मेवाती की अगर हम बात करें तो मेवाती ये बोली मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती ये अलवर, गुड़गांव और भरतपुर में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। इसके तहत अहिरवाटी, राठी है, नहेर है, कटहर है, गुजरी है, ये सारी बोलियां बोली जाती हैं। मध्य पूर्वी राजस्थानी की अगर बात करें तो मध्य पूर्वी राजस्थानी के तहत आप देखेंगे जयपुरी आती है। और इस जयपुरी में अगर हम देखते हैं तो जयपुरी जो है ये जयपुरी हड़ौती है, कोटा है, बूंदी है, बारन है, झालवाड़ है, वहाँ पर जयपुरी बोली जाती है। और जयपुरी का पुराना नाम, जयपुर का जो पुराना नाम था वो था ढूंढाड़, इसलिए इसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। इसी के तहत तोरावटी भी आएगी, काठंडा भी आएगी, चौरासी भी आएगी, तो ये सब इसी के तहत आएगा। अब मालवी की अगर बात करें तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की है मालवी हम देखते हैं तो ये उज्जैन है, इंदौर है, देवास है, रतलाम है, भोपाल है, मध्य प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, ये सब वहाँ भी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान में ही मालवी बोली जाती है। आप देखेंगे कि भोपाल, होशंगाबाद में भी बोली जाती है, इंदौर में भी बोली जाती है, उज्जैन में भी बोली जाती है। और इसकी उपबोलियाँ साडेबाड़ी, रतलामी, रांगड़ी, पाटवी, ये सब है। तो ये हम लोगों ने बात किया राजस्थानी बोलियों की। बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो इसका भी नामकरण ग्रियर्सन द्वारा किया गया। ये हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का नामकरण रेमंड के द्वारा किया गया।
भिखारी ठाकुर का विदेशिया प्रमुख लोकप्रिय गीत नाट्य है। पूर्वी गोरखपुर की जो भाषा है वो गोरखपुरी कहलाती है और पश्चिमी गोरखपुर की भाषा सरवरिया कहलाती है। यहाँ पर जब हम लोग बिहारी हिंदी की बात कर रहे हैं, वैसे भोजपुरी में आप देखेंगे भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है। भोजपुरी के अगर हम क्षेत्र की बात करें, वैसे इसकी बोली पहले जान लीजिए। मधेसी, डोगरा, मुसहरी, नागपुरिया, ऐसे भोजपुरी की ही बोली है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वाराणसी है, गाजीपुर है, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, पडरौना, मिर्ज़ापुर है, बस्ती है, वहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है। बाकी भोजपुरी बिहार में मुख्य रूप से छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, चंपारण वहाँ बोली जाती है। मोतिहारी में बोली जाती है। भोजपुरी झारखंड के रांची और पलामू में भी बोली जाती है भोजपुरी। तो भोजपुरी का बोली के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग 1989 में राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ था। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है भोजपुरी। दूसरा अगर बात करें हम लोग मगही की, तो दक्षिण बिहार की बोली है। दक्षिण बिहार की बोली है मगही। इसको कैथी लिपि में लिखते हैं। इसकी उपबोलियां हैं पूर्वी है, टलहा है, जंगली है। और इस मगही के जो कवि हैं वो योगेश्वर प्रसाद सिंह आधुनिक कवि, राम प्रसाद सिंह मगही के आधुनिक कवि हैं। देखिए, मगही या मागधी का अर्थ होता है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का ही विकसित रूप है। और ये जो मगही होती है ये बिहार में आप देखेंगे तो पटना में मगही बोली जाती है, गया में, मुंगेर में, जहानाबाद में, नालंदा में भी मगही बोली जाती है। जमुई में जमुई है, लखीसराय है, भागलपुर है, यह वहाँ भी मगही बोली जाती है। झारखंड के पलामू और हजारीबाग में भी मगही बोली जाती है। मगही में आप देखेंगे कि मगही में पर्याप्त लोक साहित्य है। गोपीचंद और लोरिक के जो प्रसिद्ध गीत हैं वो किस में हैं? मगही में ही है। मैथिली की अगर बात करें तो ये वैशाली, विदेह और अंग प्रदेश की भाषा है। इसका नामकरण कोलब्रुक ने किया है। इसकी उपबोली है छिका छिकी। और इसके बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, विद्यापति। वैसे जो मैथिली है ये पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा है, पूर्णिया है, वहाँ पर बोली जाती है मैथिली। वैसे मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। साहित्यिक दृष्टि से अगर देखें तो मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। सबसे संपन्न बोली ये मानी जाती है मैथिली। मैथिली में आप देखेंगे कि मैथिली में क्रियाओं में कोई भेद नहीं होता है और मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। पहाड़ी हिंदी के तहत बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहाड़ी हिंदी है इसके तहत 2 बोलियां आती हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। इनका विकास जो हुआ है वो सौरसेनी से ही हुआ है। सौरसेनी से हुआ है पहाड़ी का। पहाड़ी हो गया, राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गई, इन सब का सौरसेनी से ही विकास हुआ है। और बिहारी जो अभी हम लोग देखते तो मागधी से विकास हुआ है। तो यहाँ पर पहाड़ी हिंदी जिसका विकास सौरसेनी से हुआ है, इसमें कुमायूनी और गढ़वाली हैं। कुमायूनी पर राजस्थानी और कौरवी का प्रभाव है। और कुमायूनी नैनीताल में बोली जाती है, अल्मोड़ा में बोली जाती है, पिथौरागढ़ में बोली जाती है। वही गढ़वाली की अगर बात करें तो गढ़वाली इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव है, जो गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी आदि में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी में आप देखेंगे, पूर्वी हिंदी, इस पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। और इस पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? लिख लें, अर्धमागधी। अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसके तहत 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। अवधी की अगर बात करते हैं तो इसका केंद्र अयोध्या है। अयोध्या हो गया, लखनऊ है, लखीमपुर है, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, यहाँ हर जगह अवधी बोली जाती है।
रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, ये सब अवधी का क्षेत्र है। इसे कोसली बैसवाड़ी भी कहा जाता है। माता प्रसाद पांडे ने इसे दक्षिण कोसली भी कहा है अवधी को। वैसे मुख्यतः जो अवधी है, ये अवधी उत्तरी कौशल की बोली है। अवधी उत्तरी कौशल की बोली है। अवधी उत्तरी कौशल की बोली है, जबकि दक्षिणी कौशल की अगर बोली देखें तो दक्षिणी कौशल की बोली छत्तीसगढ़ी है, लेकिन माता प्रसाद पांडे इसे दक्षिणी कौशली कहते हैं। तो अगर परीक्षा में ये आता है कि अवधी को दक्षिण कौशली किसने कहा है, तो माता प्रसाद पांडे ने कहा है। या अगर नाम न दिया जाए और कह दिया जाए कि उत्तरी कौशल की बोली कौन सी है, तो अवधी है। इसके बाद अगर हम बघेली की बात करते हैं, तो बघेली आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर जिलों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में भी बघेली बोली जाती है। बघेलखंड नाम तो आपने सुना होगा, जहाँ दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट, वहाँ पर बोली जाती है। इसका प्रमुख केंद्र रीवा ही है। इसे अवधी की दक्षिणी शाखा हरदेव बाहरी ने माना। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अवधी की दक्षिणी शाखा बघेली को किसने माना है, तो हरदेव बाहरी ने माना है। तिरहारी है, जुड़ार है, गहोरा है, इसकी उपबोलियां हैं। छत्तीसगढ़ी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी ये दक्षिण कौशल की बोली है, ये अवधी के समान है छत्तीसगढ़ी। और जो छत्तीसगढ़ी है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर है, रायगढ़ है, दुर्ग है, नंदगांव है, खैरागढ़ है, कोरिया है, सरगुजा है, वहाँ पर बोली जाती है। सरगुजा में बोली जाती है तो इसकी उपबोलियाँ सरगुजिया है, सदरी है, बैंगानी है, बिंजवाली है, ये सब छत्तीसगढ़ी की उपबोलियाँ हैं। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी जो हमारी है ये सौरसैनी से विकसित है। सौरसैनी से इसका विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी की। और इस पश्चिमी हिंदी में आप देखेंगे ब्रजभाषा, इसके केंद्र में धौलपुर, हाथरस, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ है। धीरेन्द्र वर्मा कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं। वैसे ये ब्रजभाषा भरतपुर, करौली, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, पलवल, कासगंज, फरीदाबाद, बदायूं, बरेली, इन सब में यह ब्रजभाषा बोली जाती है। ये पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है ब्रजभाषा। भक्ति काल हो, रीति काल हो, उन सब में देखेंगे कि ब्रजभाषा में रचनाएं आपको मिलेंगी। वैसे इसका आरंभिक रूप आदिकाल में पिंगल और मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। इस ब्रजभाषा में ओकारांत की बहुलता है। ओकारांत किसकी बहुलता है, तो ओकारांत की बहुलता है। वैसे ब्रजभाषा के बारे में खूब परीक्षाओं में प्रश्न आता है। भिखारी दास की पंक्ति पूछी जाती है कि भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहाँ सुमत सब कोई। कृष्ण कवि की पंक्ति ब्रजभाषा की जो पूछी है, ब्रजभाषा के बारे में जो उन्होंने कहा वो भी पूछी जाती है कि ब्रजभाषा वर्णी सब कविवर बुद्ध विशाल और सबकी भूषण सत सही रची बिहारी लाल। तो कृष्ण कवि की जो पंक्ति है पूछी जाती है। धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा में ही पृथ्वीराज रासो को माना कि पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रजभाषा है, धीरेन्द्र वर्मा ने माना। ब्रजभाषा में स्वतंत्र रचना 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मिलने लगती है। ब्रजभाषा का पूर्वी रूप कन्नौजी को माना गया है। उसी आधार पर धीरेन्द्र वर्मा कन्नौजी को ब्रजभाषा का रूप मानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रजभाषा के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद आगे अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो इसे हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी, सरहिंदी भी कहा जाता है। खड़ी बोली नाम स्वीकार करने वालों में सर्वप्रथम लल्लूलाल, गिलक्राइस्ट, सरल मिश्र का नाम आता है। खड़ी बोली को सुनीत कुमार चटर्जी ने सीधी भाषा कहा। खड़ी बोली को कर्कश बोली कामता प्रसाद गुरु ने कहा। गंवारू बोली गिलक्राइस्ट ने कहा। खड़ी पाई की बोली किशोरी दास वाजपेयी ने कहा। कौरवी राहुल सांकृत्यायन ने कहा। वैसे जो ये खड़ी बोली है, ये खड़ी बोली यानी कौरवी कहिए, खड़ी बोली कहिए, ये रामपुर है, मुरादाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, देहरादून है, मुजफ्फरनगर है, पटियाला है, वहाँ पर यह कौरवी बोली जाती है। ग्रियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा है खड़ी बोली को।
वहीं सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी कहा, साधु हिंदी कहा, नागरी हिंदी कहा। इसी के तहत उर्दू भी आता है, रेख्ता भी आएगा, दक्कनी भी आएगा, इसी खड़ी बोली के तहत। तो नामकरण मैंने आपको बता दिया है, नामकरण पर आधारित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौरवी नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। ऐसे डिंगल बांकीदास ने किया, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया, बिहारी का नामकरण गिरियर्सन ने किया, भोजपुरी का रेमंड ने किया, मैथिली का कोलब्रुक ने किया। तो इस तरीके से नामकरण पर भी मिलाने वाला जो प्रश्न आता है परीक्षा में वो भी पूछा जा सकता है। हरियाणवी की बात करें तो इसे बांगरू नाम से भी जाना जाता है, हरियाणवी को। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली नहीं माना है, बल्कि वो खड़ी बोली का ही इसे एक रूप मानते हैं, हरियाणवी को। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हरियाणवी को खड़ी बोली का ही एक रूप किसने माना है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। इसे बांगरू नाम अगर देखें तो ग्रियर्सन ने दिया। कुछ विद्वान इसे दसाड़ी भी कहते हैं, जाटो है, चमरवा है, ये सब बोली इसी की है। वैसे हरियाणवी में हम देखें तो लोक साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। कन्नौजी की अगर बात करें तो इसका क्षेत्र कन्नौजी में आप देखेंगे इसका क्षेत्र कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, पीलीभीत ये सब आता है। गिरियर्सन ने इसे स्वतंत्र भाषा माना कन्नौजी को। धीरेन्द्र वर्मा इसे ब्रज भाषा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं और इसकी बोली तिरहारी है। कन्नौजी की बोली तिरहारी है। अब इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं बुंदेली की। ये जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा इसमें बोली जाती है। इसकी उपबोली पमारी है, लोधांती है, राठौरी है, खटोला है। वैसे पश्चिमी हिंदी की भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली बुंदेली है। इसमें ईश्वरी फाग बहुत प्रचलित है। आल्हा आप देखेंगे बुंदेली की बनाफरी में लिखा गया है। केशवदास के रामचंद्रिका में भी आपको बुंदेली मिलेगा, बुंदेली शब्द मिलेंगे। लाल कवि की जो रचना छत्र प्रकाश है वो बुंदेली में ही लिखा गया। तो इस तरीके से रचनाएं भी कभी कभी पूछी जाती हैं। दक्कनी की बात करें तो 14वीं 15वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में विकसित हुई। वास्तव में ये बोली खड़ी बोली का ही फारसी से प्रभावित रूप है, ये दक्कनी हिंदी। तो इस तरीके से आपने सारी बोलियां देखा। मैंने अभी जो प्रारंभ में बात की थी कि पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा है, आप लिख लें, यहाँ पर लिखें पुष्पदंत की भाषा, पुष्पदंत की भाषा, पुष्पदंत की भाषा को, पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी, मराठी की जननी लिखें, मराठी की जननी डॉक्टर तगारे ने कहा, डॉक्टर तगारे ने कहा, डॉक्टर तगारे ने कहा। बाकी उत्तरी कौशल की बोली मैंने आपको बता ही दी है, अवधी है। उत्तरी कौशल की बोली मैंने आपको बता ही दिया है, ध्यान रखिएगा, अवधी है। दक्षिणी कौशल की बोली छत्तीसगढ़ी है, जबकि अवधी को दक्षिणी कौशली किसने कहा है तो माता प्रसाद पांडे ने कहा है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और प्रारंभ में हमने जो दिया था कि द्रविड़ परिवार के तहत तमिल की छोटी बहन कौन सी है, तो तमिल की छोटी बहन भी लिख लीजिए। तमिल की छोटी बहन, तमिल की छोटी बहन मलयालम, मलयालम, तमिल की छोटी बहन मलयालम। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, रिवीजन भी बोलियों पर आधारित हो गया होगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। बाकी आप कंपटीशन एकेडमी पर जुड़ना चाहते हैं, MPPSC के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या UGC नेट के जो भी आपके कोई मित्र हैं अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन चालू है। बाकी 15 दिसंबर से नया बैच UGC नेट के लिए मिलेगा और आज 8 दिसंबर से आप देखेंगे MPPSC के लिए यूनिट 9 प्रारंभ हो गया है। MPPSC का 15 दिसंबर से
MPPSC वालों को भी इकाई 1 हिंदी भाषा का विकास से मिलेगा। तो अभी 8 से लेकर 14 तक इकाई 9 और 10 MPPSC का कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।